वेलकम एवरीवन। आज अपन पढ़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2 शेड्यूल 3 का फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप लोग के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्ट है जिसमें टर्म 1 के अंदर अराउंड 10 मार्क्स रहेगा। ठीक है, उसमें दो चीज, एक रेशियो एनालिसिस और एक बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज विद इन फ्यू मिनट्स अब अपन इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेंगे। चाहे अब फ्यूचर में अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर देना हो चाहे सब्जेक्टिव पेपर देना हो, आपको लाइफ टाइम के लिए फॉर्मेट एकदम अच्छे से याद करना है मेरे साथ में। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला चीज अभी तक आपने कितना पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है। इट यूज्ड टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ टी शेप। ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता था जहां पे आप इस तरफ में इनकम को लिखते थे और इस तरफ एक्सपेंसेस आती थी आपकी। पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता था। बट ड्यू टू द शेड्यूल 3, ड्यू टू द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। ध्यान रखना, दिस फॉर्मेट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज। क्या इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा नहीं बना सकते? क्या उन लोग भी बना सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है कि उन लोग नहीं बना सकते, हाँ, बट उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। उन लोग आज भी क्या करते हैं, हॉरिजेंटल फॉर्मेट जो अपन टी शेप फॉर्मेट बनाते थे उसके अकॉर्डिंग ही होता है उसके अंदर में। ठीक है, सो कंपनीज के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट है और आपको एज इट इज ऐसे ही फॉर्मेट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, चाहे आप बड़ी से बड़ी कंपनीज का स्टेटमेंट निकाल के देख लेना, उनका भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही होता है। बट सिंस आप लोग के सिलेबस में कुछ पार्ट डिलीटेड है, वो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसमें नहीं रहेगा। देयर आर सर्टेन आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ठीक है, तो याद करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है कि इसको फॉर्मेट को कहां दिया गया, वेयर दिस फॉर्मेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहां पे दिया हुआ, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अपने को याद हो जाना चाहिए, पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तब फिर पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। पार्ट 1 में अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। ठीक है, किसी को चाहिए कि मेरा पार्ट 1 ऑफ बैलेंस शीट भी याद नहीं हो रहा, देन यू कैन कमेंट और लाइक। ठीक है, आप कमेंट करो एंड इफ यू वांट कि मैं उसके रिलेटेड कुछ वीडियो बना दूं ताकि आपको इजीली बैलेंस शीट भी एकदम इजीली याद हो जाए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है, अंडर विच पार्ट, अंडर विच शेड्यूल। तो अपने को क्या है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स हियर, फॉर द ईयर एंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हो, बैलेंस शीट एज ऑन, यानी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर टाइम पे बनता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, दैट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वो आप शो करते हो। बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, एक पीरियड में, एक कंप्लीट पीरियड में आपका कितना इनकम और एक्सपेंसेस हुआ, दैट इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में, दैट इज from 1st of April to 31st of March. Why I said 1st of April to 31st of March? Because India में हम लोग normally we follow financial year, we do not follow calendar year. हम लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते। इज इट क्लियर? सो पीएल किस लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडेड। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक दो क्वेश्चन कवर्ड हुए, एक क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल कौन से पार्ट में दिया गया है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पॉइंट पे बनता है या एक पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड, फॉर द एक पीरियड के लिए बनता है, इसलिए हम लोग यहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। इज इट क्लियर? नाउ ये कैसा फॉर्मेट है, इट इज ऑल्सो है वर्टिकल फॉर्मेट, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी कैसा है, वर्टिकल फॉर्मेट है। नॉर्मली पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हॉरिजेंटल फॉर्मेट पढ़ा था, एनपीओ में भी आप हॉरिजेंटल फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। सो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। तो वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे दिया गया है, पहले आपको इनकम के बारे में बताया गया है, फिर इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया गया है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस यू गेट द नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे, पहले इनकम देन एक्सपेंसेस। नाउ इनकम हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स, इनकम हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
नंबर 2 अदर इनकम, पहले भी अपन ऐसे ही करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम दिखाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, सब इनकम को एक साथ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, जो हम लोग का सेल्स करके प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप एंड सेल, स्क्रैप मतलब भंगार वाली आइटम, उनको बेच के जो पैसा मिला, एंड सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स, ध्यान रखना यहाँ पे सेल का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, नॉट सेल ऑफ एसेट्स। उसके अलावा कोई भी इनकम होती है, उसके अलावा कोई भी आपकी बिजनेस की इनकम होगी, वो कहाँ आएगी, अदर इनकम। एंड यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम है, वन इज करेंट ईयर, अनदर वन इज प्रीवियस ईयर, बिकॉज वर्टिकल फॉर्मेट वाज इंट्रोड्यूस्ड सो दैट देयर कैन बी ए कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कंपेरिजन इजीली है, वेयर एज जब हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्मेट बना रहे थे, अपना क्या था, अमाउंट का एक ही कॉलम था, तो वहां पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था। आई होप यहां तक क्लियर है तुम लोग को। तो सबसे पहले क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज नथिंग, इट इज सेल एंड सेल ऑफ स्क्रैप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। इसको छोड़ के बिजनेस की कोई भी इनकम होती है, बिजनेस में कोई भी इनकम हो, जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड इनकम, कोई भी इनकम आपको होगी दैट इज शोन अंडर अदर इनकम। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को टोटल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा अपने को, टोटल इनकम। नाउ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वाला पार्ट में बहुत अच्छे से अपने को दिमाग में रखना होगा, बिकॉज देखोगे आप एक्सपेंसेस के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 7 कैटेगरीज में शेड्यूल 3 पार्ट 2 ने एक्सपेंसेस को डिवाइड किया है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या बताया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहले क्या बताया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकेंडली परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। thirdly changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade। next है employee benefit expenses, उसका next है finance cost, then depreciation and amortization, उसके बाद other expenses। तो क्या हम लोग को इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, यस तुम लोग को इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। क्या याद करना इजी है, बहुत इजी है। देखो कैसे इजी है, मेरे साथ साथ बोलो, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। अपनी मेमोरी टेक्निक्स क्या रहेगी, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। अपन क्या बोलेंगे, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। क्या इसमें सब कुछ कवर्ड हो गया, यस इसमें सब कुछ कवर हो चुका है आपका। सी फॉर सी फॉर सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, C for cost of material consume, P for purchases of stock in trade, C for changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade। ठीक है, का नारा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या, फाइनेंस कॉस्ट। D for depreciation and amortization, O for other expenses। तो फिर से एक बार बोलेंगे मेरे साथ, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, ठीक है। सीपीसी क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। F for finance cost, D for depreciation and amortization and O for other expenses। That's it, इतना ही है अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इनकम, इनकम में दो चीज आती है, वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंडली अदर इनकम। तो उन दोनों को टोटल करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 7 एलिमेंट्स थे, कैसे याद किया था हमने, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, एकदम सिंपल है। सीपीसी वाले क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को फाइनेंस दो, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, ठीक है। तो सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P for purchases of stock in trade, C for changes in inventory of finished goods, work in progress and semi stock in trade and semi finished। उसके बाद E for employee benefit expenses, एम्प्लॉयज का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। F फाइनेंस, फाइनेंस दो मतलब फाइनेंस कॉस्ट। D फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O फॉर अदर एक्सपेंसेस। फिर अपन क्या करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। देन इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस करने से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। डोंट से दिस इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जब आप लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे कर दो, दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो ये क्या आएगा अपने पास में,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से यदि अपन टैक्स माइनस कर दे, इसमें से अपन टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ध्यान रखना स्पेसिफिक जो शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है पार्ट 2 में, वो ऐसा नहीं है, इसमें सर्टेन कुछ आइटम्स है बट आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो मैंने यहाँ कवर नहीं किया। देयर आर सर्टेन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, एबनॉर्मल आइटम्स भी होते हैं, तो बहुत कुछ होती है, चेंजेस इन इक्विटी, ईपीएस दिखाते हैं हम लोग, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे शो किया जाता है ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वो सब अपन यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। तो अपने को आई होप यहाँ तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको याद हो चुका है। फिर से एक बार कहाँ पे दिया हुआ है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बनता, एक पीरियड के लिए बनता है। इसमें कैसे शो करेंगे, पहले दो इनकम है, वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड देन अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, सेल्स एंड सेल ऑफ स्क्रैप, अदर इनकम में बिजनेस की सारी इनकम। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉयज का मतलब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस मतलब फाइनेंस कॉस्ट, डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओ फॉर अदर एक्सपेंसेस। फिर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। आई होप यहां तक आपको याद हो चुका है। आओ चलो अपन अब इसके अंदर को समझते हैं कैसे क्या कैलकुलेशन होता है, बिकॉज ये तो था फॉर्मेट वाली चीज जो आपको पूछ सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नाउ ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। आपने पढ़ रखा होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, whereas इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है, ये तीनों चीज मिला के मेरा इन्वेंट्री का डेफिनेशन बनता है। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले क्या कवर किया इन्होंने, इन्होंने रॉ मटेरियल को कवर किया। नाउ देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हियर मटेरियल मींस रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया है। अब ये रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल कि मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, प्लस मैंने कितना परचेज किया रॉ मटेरियल, उसमें से जितना अभी भी पड़ा है वो हम माइनस कर दें, जितना अभी भी पड़ा है माइनस कर दें, तो क्या पता चल जाएगा हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। दैट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये थ्री एलिमेंट्स को कंसीडर करने के बाद अपने पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है। तो हमने रॉ मटेरियल की बात कर ली। व्हाट इज परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो बना बनाया गुड्स अपन खरीदेंगे बेचने के लिए, बना बनाया फिनिश गुड्स जो हमने परचेज किया है फॉर द सेलिंग पर्पस, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे परचेज का मतलब परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, ये ध्यान रखना, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज कंसिडर किया, एक तो फिनिश्ड गुड्स जो हमने बनाया है हमारी फैक्ट्री में, सेकेंडली जो वर्क इन प्रोग्रेस है आधा अधूरा है सेमी फिनिश्ड है, एंड द लास्ट वन इज वो गुड्स जो हमने बाहर से परचेज किए हैं डायरेक्टली सेल करने के लिए, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल को कंसीडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज रॉ मटेरियल ऑलरेडी हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कंसीडर कर चुके हैं। नाउ चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ एक चीज दिमाग में रखना एग्जाम में कि नॉर्मली चेंजेस इन इन्वेंट्री नेगेटिव में ही आता है और हम लोग इसको माइनस में ही शो करते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव में कब आएगा, व्हेन योर ओपनिंग स्टॉक विल बी हायर देन क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी एग्जाम में इसको ऐसे मत कैलकुलेट करना कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो गलत हो जाएगा। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट इज द चेंजेस इन इन्वेंट्री। नाउ इस चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या क्या लेना था, तीन चीज, फिनिश्ड गुड्स जो हमने हमारी फैक्ट्री में बनाया लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ,
वर्क इन प्रोग्रेस जो हम हमारी फैक्ट्री में बनाते लेकिन आधा अधूरा है, सेमी फिनिश्ड है। एंड स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो बाहर से हमने बना बनाया गुड्स खरीदा है सेल करने के लिए, दैट इज द स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस जैसे कि एम्प्लॉय का सैलरी, वेजेस, उनके रिलेटेड कन्वेंस, स्टाफ वेलफेयर, ये सारी चीजें कहां आ जाएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड का खर्चा। इज इट क्लियर? ये सारे एक्सपेंसेस कहां आएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाउ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में अपने को क्या कंसीडर करना है? फाइनेंस मतलब पैसा, यानी लोन, जब भी आप पैसा बोरो करते हो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं दैट इज कंसीडर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन, it will be shown under finance cost. Is it clear? Then depreciation and amortization, depreciation and amortization दो डिफरेंट वर्ड्स है, बट वो क्या सिनोनिम्स है, वो एक ही तरह के नेचर के बट अलग अलग टाइप ऑफ एसेट्स के लिए हम लोग दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। जैसे कि फॉर टेंजिबल एसेट्स हम लोग टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, फॉर इनटेंजिबल एसेट्स वी यूज द टर्म अमोर्टाइजेशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे वो आ जाएगा अपना, ठीक है। एंड देन अदर एक्सपेंसेस, जो बाकी जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस बचे जो ऊपर कवर्ड नहीं हुए वो सारे के सारे अपन कहाँ शो करेंगे? अदर एक्सपेंस, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ एवरीथिंग इच अदर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस। आई होप आप लोग का ये सब भी क्लियर है। इफ इतना चीज आपने लिख के रखा है एंड साथ साथ उतार लिया है तो आई होप कि आप लोग को प्रॉपर कंप्लीटली ये फॉर्मेट अब याद है, ठीक है। एक बार फिर से याद करते हैं, कहां पे दिया हुआ है? पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये फॉर द ईयर बनता है, एज ऑन नहीं बनता है। इसमें क्या फॉर्मेट था? सबसे पहले इनकम, इनकम के दो सेगमेंट है, वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर वन इज इन अदर इनकम, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, सेल ऑफ गुड्स, ध्यान रखना, सेल का मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ स्क्रैप, वो दोनों वहां कवर होंगे। बाकी बिजनेस की जितनी भी इनकम होगी वो कहां चली जाएगी? अदर इनकम में। देन उसके बाद हमारा क्या था? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 7 कैटेगरीज है, उसके लिए मेमोरी टेक्निक्स क्या यूज कर सकते हो? सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P for purchases of stock in trade, C for changes in inventory of finished goods, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं लेना, और चेंजेस इन इन्वेंटरी हमेशा क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कभी भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं होगा। क्लियर है? सीपीसी का नारा। फिर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस मतलब फाइनेंस कॉस्ट, डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओ फॉर अदर एक्सपेंसेस। फिर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स मतलब गवर्नमेंट को जो पे करना है अपने को, हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इज इट क्लियर? सो दैट वाज एवरीथिंग, जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट 2 शेड्यूल 3 में जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है वो कवर होता है, ठीक है। चलिए, okay, so if this video did help you, do like, comment and subscribe. Bye bye.